मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ततारपुर इस्तमुरा रेवाड़ी हरियाणा, आप सभी विद्यार्थियों के सफल व सुंदर भविष्य की कामना करता हूँ। आज का हमारा अध्याय है शासक, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। आज का हमारा उपविषय है, आज हम दो उपविषयों पर चर्चा करेंगे। एक उपविषय है 16 महाजनपद और उनके विशिष्ट अभिलक्षण। दूसरा उपविषय है मगध साम्राज्य का उत्थान और विस्तार। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत में 16 बड़े राज्य स्थापित थे, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। जनपद से अभिप्राय एक ऐसे क्षेत्र से है जहां किसी कुल यानी कि वंश अथवा जनजाति के लोग आकर बस जाते हैं। बौद्ध तथा जैन साहित्यों में हमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। इन महाजनपदों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित अनुसार है। देखते हैं हम, ये पूरी सूची 16 महाजनपदों की दी हुई है प्यारे विद्यार्थियों, और इसमें ये बताया गया है कि कौन सा महाजनपद आज के किस क्षेत्र में था। जैसे अंग की राजधानी चंपा और बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले में था। मगध की राजधानी राजगृह बिहार के पटना, गया तथा शाहबाद जिले में था। वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली, बिहार में गंगा नदी के उत्तर में हाजीपुर और वैशाली क्षेत्र था। मल्ल, ये कुशीनारा पावा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में के देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर ये इलाका पड़ता था, सिद्धार्थनगर आदि। काशी, वाराणसी इसकी राजधानी थी, और आज का जो वाराणसी है वही इलाका इसमें था। कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती, फैजाबाद, गोंडा और बहराइच इलाका था। वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद और मिर्जापुर इलाका। चेदी, इसकी राजधानी शक्तिमती, बुंदेलखंड का इलाका इसमें आता था। इस तरह से कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, आज का जो दिल्ली का इलाका है हरियाणा में, ये आता था। पांचाल, अहिछत्र, इसकी राजधानी थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और यमुना नदी के पश्चिमी क्षेत्र पर। शूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा, ये ब्रजमंडल क्षेत्र आज का मथुरा का इलाका। मत्स्य, इसकी राजधानी विराटनगर, ये राजस्थान का अलवर, भरतपुर और जयपुर इलाका इसमें था। अवंती, इसकी राजधानी उज्जैनी महिष्मती, आज का जो उज्जैन का क्षेत्र मध्य प्रदेश में, इस इलाके को मालवा क्षेत्र बोला जाता है। अश्मक, इसकी राजधानी पोतन या पाटली, नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के बीच में था। गंधार, इसकी राजधानी तक्षशिला, आजकल ये अफगानिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र इसमें आता था। कंबोज, इसका राजपुर और हाटक इसकी राजधानी थी। पाकिस्तान का हजारा जिला इसमें आता है। एक बार मैप में समझते हैं इन 16 महाजनपदों का विस्तार क्षेत्र, कहाँ कहाँ थे ये 16 महाजनपद। इनकी स्थिति को समझने के लिए देखो, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि उत्तर पश्चिम में 2 ही महाजनपद थे, कंबोज और गंधार, ये इधर थे। इसके अलावा ये दिल्ली के इलाके में कुरु था, हिमालय की तराई में पांचाल, कौशल, वज्जी,
और मल्ल ये हिमालय की तराई में पड़ते थे सारे। अंग, जिसको हम अंगराज कर्ण का राज क्षेत्र मानते हैं, महाभारत में हम पढ़ते हैं, देखते हैं, अंगराज यहाँ था। इसी के साथ लगता हुआ मगध, आज का बिहार का इलाका, दक्षिणी बिहार का विशेषकर, पटना पाटलिपुत्र का इलाका, काशी, वत्स, चेदी, सूरसेन, ये दक्षिणी हरियाणा का इलाका आता था सूरसेन में। मत्स्य, ये राजस्थान का अलवर, जयपुर, भरतपुर इलाका। अवंती, ये गुजरात क्षेत्र से लगता हुआ था। और दक्षिण में अश्मक। ये प्यारे विद्यार्थियों 16 राज्य यानी कि 16 महाजनपद हम अपने प्राचीन काल में हम पाते हैं भारत में। यानी कि इन क्षेत्रों में 16 राजा अलग अलग राज्य करते थे। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षण। महाजनपद विशेष रूप से 2 प्रकार के होते थे। पहला राजतंत्रात्मक, दूसरा गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक राज्य की विशेषताएं देखते हैं। इन महाजनपदों में अर्थात इन राज्यों में राजा का शासन होता था, जिसका पद पैतृक होता था। यानी कि राजा का पुत्र, बड़ा पुत्र विशेषकर राजा बनता था। राजा निरंकुश होता था, अर्थात किसी भी प्रकार की रोक टोक करने वाला उस पर नहीं होता था। राजा की असीम शक्तियां होती थी, उसके मुख से निकला प्रत्येक शब्द ही कानून होता था। किसी भी व्यक्ति में उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करने का साहस नहीं होता था। भव्य महलों में और शान शौकत से राजा रहता था। अपनी ताकत दिखाने के लिए राजा राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि करता था। राजा की सहायता के लिए अनेक मंत्री होते थे, जो अपने कार्यों के लिए राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे। राजा अपनी मर्जी के अनुसार उन्हें कभी भी पद से हटा सकता था, ऐसे ही किसी की भी नियुक्ति पद पर कर सकता था। मंत्रियों में पुरोहित का विशेष स्थान था। राजा निरंकुश होता था, फिर भी प्रजा को न्याय देना और सुखी रखना अपना प्रमुख कर्तव्य समझता था। अब गणतंत्रात्मक राज्य की विशेषताएं देखते हैं। इन महाजनपदों को गण अथवा संघ कहा जाता था। वज्जी और मल्ल उस समय के 2 प्रमुख गणराज्य हमें मिलते हैं। इन गणराज्यों की विशेषताएं क्या थी, बारी बारी से देखते हैं। यहां राजा का पद पैतृक नहीं होता था, यानी कि राजा का पुत्र राजा नहीं बनेगा। इन राज्यों में कई लोगों के समूह का शासन होता था, यानी कि लोगों का समूह राज करता था। राज्य की वास्तविक शक्ति एक केंद्रीय समिति के पास होती थी, जहां निर्णय बहुमत से होते थे। इस केंद्रीय समिति को संथागार कहा जाता था, जो बहुमत से निर्णय लेती थी। गणराज्यों में राजा का चुनाव एक निश्चित समय के लिए प्रजा द्वारा किया जाता था, यानी कि आज की तरह ही प्रजा करती थी चुनाव। प्रजा ही उसको हटा सकती थी। राजा की शक्तियां कम थी, क्योंकि इन शक्तियों पर जनता का अंकुश होता था। राजा की सहायता के लिए उपराजा यानी कि डिप्टी सीएम भी होता था उस समय भी। सेनापति, भांडागारिक आदि मंत्री राजा की सहायता के लिए होते थे। ये धर्मशास्त्रों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार शासन करते थे। राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखना राजा का प्रमुख कार्य था। इन दोनों प्रकार के राज्यों में कुछ समानताएं भी थी। दोनों ही प्रकार के राजा ऋषि महर्षियों द्वारा रचित धर्म शास्त्रों के अनुसार राज करने का प्रयास करते थे। यानी कि ये दोनों ही, राजा का पद पैतृक होता था, वो भी धर्म शास्त्रों का ध्यान रखता था।
आय के स्रोत भी दोनों के एक ही प्रकार के होते थे, यानी कि राजा उपज का छठा भाग कर के रूप में लेता था। उपहार, अपराधियों से जुर्माना, व्यापार कर, युद्धों से आय भी राजा को होती थी। इन करों को बलि कर कहा जाता था और भाग दुहै नामक एक कर्मचारी इन करों को इकट्ठा करता था। अब प्यारे विद्यार्थियों, अपना दूसरा उपविषय देखते हैं, मगध साम्राज्य का उत्थान व विस्तार। मगध साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य बना और आज भी विश्व इतिहास में इसका स्थान है। इसकी क्या विशेषताएं थी? इसके उत्थान और विस्तार के अनेक कारण हैं। विस्तार का अर्थ है कि आज के जो भारत है और पाकिस्तान, अफगानिस्तान का इलाका इनके साम्राज्य में आ गया था। आगे हम मैप में इसको देखेंगे, परंतु कुछ कारण हम देखते हैं। पहला कारण, शक्तिशाली शासक। शक्तिशाली शासक मगध में हुए। कौन कौन से शासक थे? प्रमुख रूप से पहले जिसको हम प्राचीनतम शासक पढ़ते हैं, बिंबिसार, उसका पुत्र अजात शत्रु, शिशुनाग, महापदम नंद और धनानंद जैसे शासकों का हम पढ़ते हैं, जो बहुत ही ताकतवर, शक्तिशाली और एक विशेष प्रतिभा के धनी शासक थे। इन सभी शासकों ने मगध के उत्थान और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद के समय में सम्राट सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ था, जिसकी ताकत के सामने सिकंदर के सैनिकों ने भी लड़ने से मना कर दिया था। 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर मगध पर अधिकार कर लिया और मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। यानी कि 321 में मौर्य साम्राज्य की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी। चंद्रगुप्त की इस विजय में विष्णुगुप्त, जिसको हम चाणक्य और कौटिल्य के नाम से भी इतिहास में पढ़ते हैं, उसने प्रमुख भूमिका निभाई थी। मगध की भौगोलिक स्थिति भी मगध के विस्तार के लिए एक कारण है। मगध के उत्तर की ओर गंगा, दक्षिण की ओर विंध्याचल पर्वत, पूर्व की ओर सोन तथा पश्चिम की ओर चंपा नदियां बहती थी। यानी कि नदियों का क्षेत्र एक तरह से, इस तरह की नदियों के इलाके में, पर्वत के इलाके में ये क्षेत्र था। ये चारों ओर से प्राकृतिक सीमाएं बन गई इसकी, कहीं पर्वत, कहीं नदियां। इसकी राजधानी पहले राजगृह थी, जो 5 पर्वतों से घिरी हुई थी, इसलिए वो सुरक्षित इलाका था। बाद में पाटलिपुत्र राजधानी बनाई गई। यह गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित थी। इन नदियों ने पाटलिपुत्र को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान की और प्राकृतिक सुरक्षा होने के कारण आक्रांता जो थे वो सफल नहीं हो पाते थे। तीसरा कारण है, लोहे के व कोयले के विशाल भंडार हमें मगध क्षेत्र में मिलते हैं। कोयले और लोहे के विशाल भंडारों के कारण उत्तम किस्म के लोहे को ढालने की पद्धति का विकास यहाँ हो गया और उत्तम किस्म के अस्त्र शस्त्र बनाने आसान हो गए। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उज्जैन में लोहे को ढालने का काम शुरू हो गया था। उज्जैन को अपने प्रभाव में लेने के लिए दोनों राज्यों में कठोर संघर्ष चलता रहा, क्योंकि दोनों को अच्छे प्रकार के हथियार बनाने की जानकारी थी। विशाल सेना, मगध के पास एक विशाल सेना और कुशल सैनिक थे। नंद शासकों के पास ही 2 लाख पैदल, 60,000 घोड़े, 6,000 हाथियों की सेना थी।
बड़ी मात्रा में मगध के शासकों ने हाथियों का प्रयोग युद्धों में आरंभ कर दिया। इन हाथियों से यातायात सुगम हो गया और किलों को तोड़ना आसान हो गया। अच्छी आर्थिक स्थिति। मगध साम्राज्य आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध था। नदियों के क्षेत्र की भूमि बड़ी उपजाऊ थी। सिंचाई के साधनों की कमी नहीं थी, भरपूर पैदावार होती थी। व्यापार और वाणिज्य बहुत विकसित था। उत्तम आर्थिक स्थिति के कारण विशाल सेना भर्ती करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। छठा कारण पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थी, उत्तम सामाजिक जीवन। मगध के क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र हम इतिहास में देखते हैं योगियों का, तपस्वियों का, ऋषियों का इलाका रहा है। उनके मार्गदर्शन से लोगों में एकता और समरसता की भावना रही। महात्मा बुद्ध, महावीर, जैन और चाणक्य जैसे लोगों के मार्गदर्शन यहाँ जनता को मिलता रहता था। प्यारे विद्यार्थियों, ये आरंभिक मगध का इलाका है। बाद में मौर्य साम्राज्य में हम देखेंगे ये विस्तार इसका यहां से लेकर के और यहां तक हो गया था ऐसे, परंतु आरंभिक मगध इतना ही बड़ा था। अब प्यारे विद्यार्थियों, अपने इस विषय से संबंधित अभ्यास के प्रश्न जो आपने अपनी नोटबुक में तैयार करने हैं, जो विषय हमने पढ़ा है, इन स्लाइड्स में ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। इनको चला करके, इनको वहीं पर रोक करके आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, गणतंत्रात्मक राज्यों की 5 विशेषताएं लिखें। दूसरा प्रश्न, राजतंत्रात्मक राज्य क्या होते हैं, कोई 5 विशेषताएं लिखें। तीसरा प्रश्न, उस समय के राज्यों की आय के 2 साधन बताओ। चौथा प्रश्न, महाजनपदों के 2 विशिष्ट अभिलक्षण लिखें। एक बड़ा प्रश्न भी आपने तैयार करना है, मगध के उत्थान और विस्तार का वर्णन करें। ये सभी प्रश्नों के उत्तर इसी टॉपिक में हमने पढ़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।